अस्सलाम वालेकुम दोस्तों कैसे मिजाज हैं। पिछले व्लॉग में हमने बरतानिया की आला अस्करी क़ियादत की मीटिंग का जिक्र किया था और जिसने हिंदुस्तान की तारीख़ में एक बहुत बड़ी तब्दीली और एक कलीदी किरदार अदा किया। और उस मीटिंग के बाद एक मेमोरेंडम तैयार किया गया था जिसमें पाकिस्तान की कॉमनवेल्थ में रुकन रहने को खुश अहम करार दिया गया था। पाकिस्तान के जोग्राफियाई हदूद का तयन करते हुए निशानदेही की गई थी कि पाकिस्तान, सिंध, बलूचिस्तान, NWFP जिसको अब खैबर पख्तूनख्वा कहते हैं, मगरबी पंजाब, आसाम और बंगाल के एक हिस्से पर मुश्तमिल होगा। और ये भी करार दिया गया था कि जिन्ना कॉमनवेल्थ में रहने के लिए मुसलमानों के तर्ज़ अमल का ऐलान करे। इस तरह का जो रवैया है फिर कई खुद मुख्तियार रियासतों के सरबराह भी ऐसा कर सकते हैं। मोंटगोमरी ने दावा किया कि अगर पाकिस्तान बिलखसूस उसका शुमाली मगरबी हिस्सा कॉमनवेल्थ में रहे, शुमाली मगरबी हिंदुस्तान के फ़ौजी अड्डे और बंदरगाहें कॉमनवेल्थ के दफा के लिए गिरां कदर साबित होंगी। अब आपको समझ आ गई होगी कि पाकिस्तान की तख्लीक के पीछे बरतानवी अज़ाइम क्या थे कि वो कॉमनवेल्थ में रखते हुए पाकिस्तान के उन से जिनमें बंदरगाहें भी थीं, जिसमें आपकी हवाई अड्डे भी थे, और उनको उन्होंने अपने दफ़ा के लिए इस्तेमाल करना था। और इस मीटिंग के बारे में तमाम अस्करी क़ियादत के ख़यालात को कलम बंद करके वज़ीर आज़म बरतानिया के सामने पेश करने का फ़ैसला हुआ, जिसकी समरी में ही वजाहत कर दी गई थी कि यानी पाकिस्तान जो यहाँ का है दौलत मुश्तरका में रहे, इससे हमेशा स्ट्रेटजिक सहूलतें मुयसर आती रहेंगी। कराची की बंदरगाहें, हवाई अड्डे और मुस्तकबिल में मुसलमानों की अफरादी कुव्वत हमारी सवाबदीद पे होगी। ये कौन सी अफरादी कुव्वत थी जो आपने हमेशा अमेरिका के इशारों पर वेस्ट के और नेटो के और सेंटो के माहदों में गिर जाने के बाद आपने उनके मफादात के लिए काम किया और अपने लिए अफरादी कुव्वत के उनको मुहैया की और जहाद के नाम पर। तो उन्होंने कहा, यह भी कहा कि हम अफ़गानिस्तान की सालमियत का तसलसल बरकरार रखेंगे कि रशिया इस पर इन्वेजन न करे, इस पर हमला न करे, इस पर कब्ज़ा न करे। अगर ऐसा हुआ तो फिर हम इसको काउंटर करेंगे पाकिस्तान ही के ज़रिए। इस तरह बरतानिया के आला सिविल और फ़ौजी हुक्काम ने कॉमनवेल्थ में रहने की सूरत में पाकिस्तान के क़याम का जवाज़ तस्लीम करना शुरू कर दिया था, जिससे बरतानिया को खलीज फार्स के आयल फील्ड्स तक रसाई भी मिलने का भी इम्कान था। वायसराय हिंद लॉर्ड माउंटबेटन ने हिंदुस्तान को कॉमनवेल्थ में शामिल करने की कोशिशें जारी रखी और कांग्रेस की लीडरशिप से इनफरादी सतह पर उन्हें दौलत मुश्तरका में रुकन बनने के फ़वाइद से आगाह करते रहे। और वायसराय ने 7 मई 1947 को 27वें इजलास में ये कहा कि अंग्रेज़ हुकूमत सरदार पटेल को, जो कांग्रेस के बहुत बड़े रहनुमा थे, को मनाने में कामयाब हो गया कि हिंदुस्तान कॉमनवेल्थ का मेंबर होगा। और नेहरू को अब ये मनाना कि कॉमनवेल्थ का वो मेंबर रहेंगे मनाना मुश्किल नहीं है। लेकिन चूँकि नेहरू पर सोशलिस्ट नज़रियात का असर था, वो लेफ्टिस्ट नज़रियात के हामिल थे, इसलिए बरतानवी मुतालबे की उन्होंने मुज़ाहमत की, क्योंकि वो भारत की मुकम्मल आज़ादी से कम पर राज़ी न थे। अब आए अटलांटिक चार्टर के ऊपर हम बात करते हैं, जिसे मिसाके बहरा ओकियानूस पर की हम का नाम लेते हैं कि अमेरिका ने कब और कैसे बर्रे सगीर पाक व हिंद की सियासत में दिलचस्पी लेना शुरू कर दी। और आज भी जब हम बात करते हैं कि जी इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर या कुछ इस किस्म का और उसके ताने बाने अमेरिका से हम अपने जोड़ते हैं, तो दरअसल हम तारीख़ को झुटलाने की सरयन कोशिश कर रहे होते हैं। हालांकि 19वीं सदी के अवाइल तक तो अमेरिका के लिए बरसगीर की कोई ख़ास अहमियत न थी, बल्कि 19वीं सदी ईस्वी की इब्तदा में उनको सियासी मामलात में किसी ख़ास हद तक दिलचस्पी उस वक्त ही पैदा हुई जब गदर पार्टी के बागी लीडर्स जिला वतन होकर अमेरिका और कनाडा को वो हिजरत कर गए थे। लेकिन 1940 में दूसरी जंगी अजीम के साथ हिंदुस्तान के सियासी मामलात में
उन्होंने दिलचस्पी लेना शुरू की। 12 अगस्त 1941 को अमेरिकी सदर फ्रैंकलिन डी रूज़वेल्ट ने और बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म ने बहरा ओकियानूस के जंगी जहाज़ में खुफिया मीटिंग की थी ताकि जंगी हिकमत अमली और मुहर्रकात पर गौर किया जा सके, और यही मुलाकात अटलांटिक चार्टर की शक्ल में सामने आई, जो बाद में अक़वाम मुत्तहिदा के क़याम का संगे मील साबित हो गई। अटलांटिक चार्टर में जहां नाज़ी-इज़्म ताकत के इस्तेमाल जाहरियत की मज़म्मत की गई, उसमें यह भी बावर किया गया, लिखा गया कि अब इक़्तिदार आला का मालिक अवाम को करार दिया जाए। विंस्टन चर्चिल ने इसकी वजाहत की कि अवाम के मुक़्तदर हुकूक की इन मुल्कों में बहाली महदूद हवाले से किया जाए जिन्हें दूसरी जंगी अज़ीम में बज़ौर तक़सीम किया गया। रूज़वेल्ट ने इसे नौ आबादियाती निज़ाम के ख़ात्मे का अमूमी असूल समझा। यहाँ एक बात काबिल ज़िक्र है कि चर्चिल ने अमेरिकी सदर रूज़वेल्ट को झूठ बोला था कि इंडियन आर्मी का 75% हिस्सा मुसलमानों पर मुश्तमिल है। चर्चिल ने कांग्रेसी पार्टी को ब्राह्मण समाज के बचाव और खून आशाम ज़ात बिरादरी का निज़ाम का अलग बरदार करार दिया था। उनको बल्कि कहा कि कांग्रेस के नाजियों के साथ खुफिया मरासिम हैं और वो उनको इत्तेहादी उनको करार दिया गया था, और उन्हें कहा गया था कि कांग्रेस जो है वो जापान के भी हमदर्द है। शायद इसका मुमकिन हद तक सुभाष चंद्र बोस, जिसे नेताजी कहते हैं, उन्होंने जब जर्मनी में नाज़ी जमात की आला लीडरशिप और हिटलर से मुलाकातें की और बाद में जापानियों की ही मदद से आज़ाद हिंद फोर्स का क़याम किया, तो फिर उसी के हवाले से चर्चिल ने भी ये बात अमेरिकी सदर को बता दी होगी। अंग्रेज़ एक तरफ ज़ार रूस और फिर सोवियत यूनियन के साथ ग्रेट गेम में मसरूफ़ था। रूस के बोल्शेविक इनकलाब के बाद तो बरतानवी इस्टेब्लिशमेंट ज़्यादा शुक्र-ओ-शबात के इजहार में जानबदाराना रवैये की हामिल हो गई। इस तरह 11 से 14 फरवरी 1945 को रूज़वेल्ट, चर्चिल और स्टालिन का यूक्रेन के साहिली शहर याल्टा के मकाम पर जंग के बाद यूरोप की तंजीम नौ के मामले पर गौर के लिए जब वो इकट्ठे हुए, तो रूज़वेल्ट इस बात पर कायल थे कि अगर स्टालिन मशरकी यूरोप में कानूनी किरदार अदा करने के हकीकी ख्वाह हैं तो वो दुनिया के अमन और जमहूरियत के मफाद के लिए मगरब के साथ मिलकर काम करें। और इसलिए अमेरिकी सदर की दावत पर स्टालिन ने अक़वाम मुत्तहिदा में शमूलियत की दावत कबूल कर ली। रूस ने अपने ज़ेर कंट्रोल मुल्क पोलैंड में इंतखाबात का वादा भी कर लिया। इसलिए चर्चिल ने बरतानिया के ऐवान ज़ेरी में और दारुल अवाम में ज़ाहिर ख्याल करते हुए कहा कि मुझे क्रीमिया के दौरे में तासुर मिला है कि मार्शल स्टालिन मगरबी जमहूरियतों के साथ आबरूमंदाना दोस्ती और बराबरी की बुनियाद पर ही है, उनके ताल्लुकात है वो कौल के पक्के हैं, और मुझे तो सोवियत यूनियन से बढ़कर कोई हुकूमत नज़र नहीं आती जो इतनी जिम्मेदारी के साथ अपने फ़राइज़ से आगाह रहे। अब चर्चिल की ड्रामाई तब्दीली भी मुलाहजा फरमाएँ कि उन्होंने मार्च 1946 को एक मशहूर ज़माना तकरीर आइनी पर्दे, जिसका उन्वान था, वो की, जिसमें उसने सोवियत यूनियन को जंग अज़ीम दोम के बाद अमन के लिए सबसे बड़ा ख़तरा करार दे दिया था। दरअसल ये सोच उस वक्त पैदा हुई जब उन्हें यकीन हो गया कि इंडियन आर्मी को मज़ीद मुत्तहद नहीं रखा जा सकता और मुस्लिम फ़ौजी अफसर एक अलग रियासत के क़याम के ख्वाहिशमंद हैं। और दूसरी तरफ रूज़वेल्ट तीसरी बार सदर अमेरिका का इंतखाब जीते, लेकिन उनका इंतकाल 12 अप्रैल 1945 को हो गया। उनके जानशी हीरो ट्रूमन स्टालिन के अमन पसंद अज़ाइम के हवाले से शुकूक व शुबहात रखते थे। उसने रूस के बारे में सख्त गीर मौक़िफ़ अपनाया। इससे पहले भी जब ट्रूमन ने 23 मार्च 1943 में रूस के वज़ीर ख़ारजा मौलकूफ़ से मुलाकात की तो उसका अंदाज़ बड़ा अखड़पन और गैर दोस्ताना था, रवैया तुर्श था उनका। ट्रूमैन रूस को इश्तिहाल दिलाने के सारे हरबों को बरूए कार लाते रहे। रूस से याल्टा कॉन्फ्रेंस में किए गए वादों को ईफा करने के लिए जापान के ख़िलाफ़ जंग में शामिल होने की तैयारियां मुकम्मल
کر چکا تھا، تو امریکہ نے جاپان پر ایٹم بم برسا کر اپنی بین الاقوامی اتھارٹی قائم کرنے کی واضح اعلان کر دیا تھا۔ ان ایٹمی دھماکوں کے نتیجے میں اگرچہ کہ 4 لاکھ جاپانی آنن فانن موت کے گھاٹ اتر گئے اور روس میں عدم سلامتی کا شدید احساس پیدا ہوا۔ دوسری جنگ عظیم نے تو پہلے ہی روس کی معاشی بھرکس نکال دیا تھا اور اس کے بہت بڑی تعداد میں شہری موت کے گھاٹ اتر گئے تھے۔ روسی صنعتیں تباہ ہو گئی تھیں، روس میں خوراک کی کمی واقع ہو چکی تھی، اس لیے وہ امریکہ جیسے بدمست ہاتھی کے مقابلے میں اسلحے کی دوڑ میں شامل نہیں ہو سکتا تھا۔ امریکہ نے اس کے مقابلے میں اسلحہ کو فروخت کر کے دولت کے انبار لگانے شروع کر رکھے تھے۔ البتہ امریکہ نے برطانوی حکومت پر متحدہ ہندوستان کو اقتدار جلد منتقل کرنے کے لیے دباؤ میں اضافہ کیا ہوا تھا۔ دوسری طرف مسلم لیگ کی قیادت، جن کے سرخیل قائد اعظم تھے، بھی بخوبی بدلتی رتوں کا اندازہ لگا چکے تھے کہ سمجھ چکے تھے کہ امریکہ مغربی قائد کے طور پر اب ابھر رہا ہے، بلکہ ان کے لیے سب سے تشویشناک بات امریکہ کا پاکستان کے قیام میں عدم دلچسپی اور عدم تعاون تھا۔ قائد اعظم کے لیے کیا تھا کہ وہ سب سے زیادہ کنسرن اس بات تھے کہ امریکہ پاکستان کے حوالے سے دلچسپی کیوں نہیں لے رہا۔ تو مرزا عبد الحسن اصفہانی، جنہیں ایم اے اصفہانی بھی کہا جاتا ہے، جو قائد اعظم کے دست راست تصور کیے جاتے تھے، اپنے دورہ امریکہ کے بعد قائد اعظم کو خط لکھتے ہوئے امریکیوں کی بڑھتی ہوئی اہمیت کا ادراک کرنے پر زور دیا اور کہا، میں نے یہ جانا ہے کہ میٹھے الفاظ اور اولین تاثرات کو امریکی خاصی اہمیت دیتے ہیں۔ حالانکہ اس سے کچھ ہی دن پہلے امریکی جریدے ٹائم کے پر قائد اعظم کی جو تھی وہ کور فوٹو کے ساتھ ایک تضحیک آمیز سٹوری شائع کی تھی، جس کا عنوان تھا اقتدار کی ہوس کی داستان، ایسی داستان جو پہاڑوں میں چھکڑوں کی طرح موڑ اور خم رکھتی ہے۔ سمجھ گئے ہوں گے آپ؟ تو اس کی کاپیز کانگریس کی لیڈرشپ نے جب ان کو پتہ لگا تو انہوں نے منگوائیں اور ہندوستان میں انہوں نے تقسیم بھی کی، لیکن اس سے مسلم لیگ اور قائد اعظم ہرگز پریشان نہ ہوئے۔ تو نوابزادہ لیاقت علی خان نے 27 دسمبر 1946 کو ایک مراسلہ امریکی ناظم الامور جارج مل کو بھیجا، جس میں کہا کہ بہار میں مسلمانوں کا قتل عام ہوا ہے اور ایسی شورش پیدا ہو سکتی ہے جس سے فائدہ اٹھا کر سوویت یونین بر صغیر میں داخل ہو سکتا ہے۔ لیکن ایسے خط کو امریکہ نے اہمیت ہی نہ دی، بلکہ 4 اپریل 1947 کو امریکہ کے انڈر سیکرٹری ایچسن نے لندن میں امریکی سفارت خانے کو ٹیلی گرام بھیجا کہ دنیا میں ہمارا سیاسی اور معاشی مفاد ہندوستان کی سالمیت کے تسلسل میں مضمر ہے۔ اور اس طرح قائد اعظم نے 1 مئی 1947 کو امریکی وزارت خارجہ کے عہدیدار ریمڈیئر کو بتایا کہ ہندو سامراج کا مشرق وسطی تک پھیلاؤ روکنے کے لیے پاکستان کا قیام بہت ضروری ہے۔ تمام مسلم ممالک روس کی ممکنہ جارحیت کے خلاف کھڑے ہوں گے اور مدد کے لیے پاکستان کی طرف دیکھیں گے اگر یہ پاکستان بن گیا تو۔ دل پذیری کی تمام تر حجتوں تمام کر لینے کے باوجود امریکہ نے اس وقت تک پاکستان کو اتحادی بنانے کے لیے خاصی گرمجوشی نہ دکھائی۔ دوسری طرف پاکستان کے قیام کے حوالے سے سوویت یونین لیڈروں کا رویہ بھی مبہم اور بڑا الجھا ہوا تھا۔ وہ یہ سمجھے کہ یہ انگریزوں کا روایتی ہتھ کنڈا یعنی ڈیوائڈ اینڈ رول کا ہے، پالیسی ہے، اسی کا تسلسل ہے۔ لیکن کمیونسٹ پارٹی نے پاکستان کے قیام کو پسے ہوئے اقلیتی مسلمانوں کی ہندو ساہکاروں اور سرمایہ داروں کے شکنجے سے نجات کے طور پر پیش کیا۔ انہوں نے باقاعدہ اس کی نوٹنگ کر کے اس کی سمریز وہ رشیا انٹرنیشنل کمیونسٹ پارٹی آف رشیا کو بھیجتے رہے۔ کمیونسٹ پارٹی کے انڈیا کا یہ موقف سوویت یونین کے سرکاری موقف کی سراسر نفی تھا، جس میں مذہب کی بنیاد پر اقوام کی حیثیت کو مسترد کرنا تھا۔
कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के रहनुमा डॉक्टर जी अधिकारी ने 1944 में मुसलमानों के लिए मुस्लिम लीग को तर्जमान जमात तस्लीम किया और हत्ता के कम्युनिस्ट पार्टी ने मुसलमानों को भी तरगीब दी और कम्युनिस्ट जो मुसलमान थे, जो सोशलिस्ट इश्तराकियत पसंद मुसलमान थे, उन्हें तरगीब दी कि वो मुस्लिम लीग में शमूलियत इख्तियार करें। पंजाब के कम्युनिस्ट रहनुमा सीआर असलम, अब्दुल्ला मलिक जैसों ने मुस्लिम लीग के इंतखाबी जलसों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, उन पर स्पीचेस की, खिताब किए और पाकिस्तान को एक माशरती जन्नत के तौर पर पेश किया जहां इस्लामी सोशलिस्ट इंसाफ का दौर दौरा होगा, ये तस्वर पेश किया। हालांकि इब्तदा में मुस्लिम लीग खुद कम्युनिस्टों को शक की निगाह से देखती थी, लेकिन जब रूस के दानश्वर योरी ज़ोखुफ ने मार्च 1947 को हिंदुस्तान का दौरा किया तो उन्हें कम्युनिस्ट पार्टी की तरफ से यकीन दिला दिया गया था कि पाकिस्तान के क़याम से बर सग़ीर से मुसलमानों सोवियत यूनियन के मफादात को नुकसान हरगज़ नहीं पहुँचेगा। मुस्लिम लीग ने भी कम्युनिस्टों के ज़रिए रूस को भी यकीन दहानी खुफिया तौर पर करवा दी थी। तो फिर एक तीर से दो शिकार थे। अब इनके नज़दीक एक तो अमेरिका को राज़ी रखना था अपने के लिए और दूसरी तरफ रूस को भी से भी इमदाद लेना मकसूद थी। अब इसे हिकमत अमली समझें या कुछ और, लेकिन इसके ऊपर हम अगली व्लॉग पे हम गुफ्तगू करेंगे। जुड़े रहिए, अपनी आरा से ज़रूर नवाजिए। मुझे बड़ी खुशी होती है जब आप अपनी कमेंट्स देते हैं, जो कुछ नहीं तो आपके कमेंट से मैं अपनी इस्लाह कर लेता हूँ। और अब आपसे इजाज़त, वास्सलाम, बहुत शुक्रिया।